पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि प्रेशर की इंटेंसिटी थोड़ी घटती बढ़ती रही विद टाइम, कभी ज़्यादा आया कभी थोड़ा कम हुआ, लेकिन प्रेशर मार्केट में ज़रूर प्रिवेल करता रहा। 1/4% के आसपास की बिकवाली आज स्मॉल कैप इंडेक्स में रही और करीब करीब 3/4% के आसपास की गिरावट आज मिड कैप इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। थोड़े मतलब शुरुआती कारोबार में तो फिर भी थोड़ी बहुत खरीदारी थी, लेकिन बाद में तो यहाँ पर बिकवाली एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर था आज अलग अलग न्यूज़ फ्लोज से रिलेटेड स्टॉक में। तो एफएमसीजी आज प्रेशर में था, आईटी आज प्रॉफिट टेकिंग में था, नेस्ले कल अच्छे नंबर्स के बाद बुरी कमेंट्री के बाद आज प्रेशर में था, फार्मा में प्रेशर था, मेटल में प्रेशर था। इसके अलावा बैंक्स प्रेशर के अंदर काम काज कर रहे थे। हैवी वेट से कुछ सेलेक्टिव एलएनटी, कैपिटल गुड्स से या फिर रिलायंस ऐसे शेयर जो कि मार्केट को संभाल रहे थे, लेकिन ओवरऑल एक बोरिंग मार्केट जो कि एंड अप करते हुए दिखाई पड़ी लोअर लेवल्स के आसपास, जहाँ पे बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बाजार में आज बातचीत करने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी, इसलिए ज़्यादा उन पर बातचीत नहीं करूँगा। ईके एनर्जी चर्चा में तो आज अपर सर्किट उसमें लगा रहा, लेकिन अदानी समूह के कुछ सिलेक्टिव शेयरों में बिकवाली, कुछ में खरीदारी देखने को मिली। तो इस तरह से आज एक मार्केट के अंदर मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन बहुत ही सीमित दायरे में और साथ साथ थोड़ा सा नेगेटिव टोन के साथ इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत करता हूँ कुछ सवालों को लेकर। जो पहला सवाल मेरे पास आया है, हाँ, सबसे पहला सवाल, व्हाट हैपेंड टू नेस्ले आफ्टर अनाउंस गुड रिजल्ट टुडे, बॉट वन नेस्ले इंडिया एट इतना। दास साहब, नेस्ले की कमेंट्री थोड़ी वीक थी, हायर प्राइसेस होने की वजह से, हायर इनपुट कॉस्ट होने की वजह से उनके प्रोडक्ट प्राइसेस या वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट आएगा, ये उन्होंने अपनी कमेंट्री में कहा, जिसकी वजह से थोड़ा नीचे आया वो। बट नेस्ले क्वार्टर और टू ये इतना कोई रिलेवेंस नहीं है स्टॉक के लिए। इंपॉर्टेंट इसकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। हाँ, एक पार्ट ज़रूर इसके साथ हमेशा केविएट रहता है कि थोड़ा महंगे साइड पर है स्टॉक, वैल्यू वाइज भी और मल्टीपल वाइज भी। 19,000 का शेयर है, मल्टीपल भी ज़्यादा है। लेकिन दूसरा केविएट ये है कि ये शेयर के नंबर ऑफ शेयर ही मार्केट में नहीं है, लिमिटेड शेयर है। टू, अच्छी कंपनी है, पुरानी हिस्ट्री है, और आज की नहीं काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। इनफैक्ट लैक्टोजिन के ज़माने से आज नानवन तक के ज़माने तक हर बच्चा इसके जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करता ही करता है 8 साल तक, और आपके घरों में भी होता होगा इस्तेमाल, आई एम श्योर। तो इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन ये कंपनी ऑलरेडी होल्ड करती है। तो उस तरह के पेनिट्रेशन वाली कंपनी को आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जो पार्ट सच हैं वो हैं कि वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं। तो वैल्यूएशन जितने सस्ते में मिल जाए उतना अच्छा, लेकिन क्वालिटी कंपनी टू ओन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पतंजलि फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, शिवम सर, एक ही चीज़ है कि मतलब 2-3 अच्छी 2-3 बुरी चीज़ें हैं। पिछले क्वार्टर के नंबर ख़राब थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने सपोर्ट के आसपास ऑलरेडी घूम रहा है, 880 का सपोर्ट है, जहाँ से घूम जाता है तो उसको आप जितना करीब मान के चलें ठीक है उतना। 2-3 और जो क्रूशियल पॉइंट पिन पॉइंट्स हैं, उसमें एक तो प्रमोटर की होल्डिंग हायर लेवल पर है, 82% के आसपास की होल्डिंग है, और वो होल्डिंग ऑफलोड होनी ही है, क्योंकि सेबी का नॉर्म ये कहता है कि 75% आपको हिस्सेदारी लानी पड़ती है। पिछले साल दिसंबर में वो होल्डिंग नीचे लाने की समय सीमा ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी मतलब मे बी दे हैव डन समथिंग, इसकी वजह से वो एक्सटेंड हो गई होगी या उन्हें अभी समय मिला हुआ होगा। तो वरना उसकी पेनल्टी है। तो अगर वो समय सीमा चल रही है तो इन्हें आज नहीं तो कल उसको मीट करना ही होगा। तो प्रमोटर होल्डिंग अगर ऑफलोड होती है तो ऑब्वियस बात है थोड़ी हायर लेवल पर होगी, वरना कोई भी बाजार से क्यों नहीं ले लेगा, या पिछले लेवल पे जिनको ऑफलोड की थी उन्होंने वही क्यों नहीं ऑफलोड कर देते हैं, वो ही क्यों लेंगे, उसमें पार्टिसिपेट क्यों करेंगे। तो इनको एक दाम तो देना पड़ेगा, इसलिए लग रहा है दाम तो ऊपर का मिलना चाहिए इस ट्रिगर के दम पर। दूसरे ट्रिगर पे जो बिकवाली आई उसमें कुछ ऐसी भी खबरें थी कि जिन लोगों ने अदानी समूह के शेयरों में पैसा डाला हुआ था उनकी ही पोजीशन यहाँ पर भी थी, तो उनकी मार्जिन कॉल ट्रिगर हुई, जिसकी वजह से इनकी मार्जिन इनको भी भुगतान करना पड़ा और पैसा निकाल के देना पड़ा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें, कॉमन सेट ऑफ इन्वेस्टर्स इनके बेसिकली, तो इस वजह से भी टूटा हुआ है। सो 2-3 अच्छे 2-3 बुरे पॉइंट आपको बता दिए हैं। नंबर्स इज़ एवरीथिंग, चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 5 साल हो, चाहे वो 50 साल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट इज नंबर। अगर नंबर ग्रोइंग है और एक्सपोनेंशियली मूव मिल रहा है आपको नंबर्स के दम पर, तो आप कितना भी समय दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी चीज़ों को आप एटलीस्ट ध्यान में रखिए अपने निवेश से पहले। टाटा कंज्यूमर लॉन्ग टर्म गुड टाइम टू बाय, पॉलीकैब KEI विच वन इज गुड टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। सर, टाटा कंज्यूमर इज़ अ गुड कंपनी, लेकिन अर्पण सर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये FMCG के जितने भी कंपनियां होती हैं ये बहुत स्लो चलती हैं। कुछ समय में अगर आपका पेशेंस टूट गया इन्हें देखकर, तो आप मत बोलिए कि टाटा कंज्यूमर, डाबर, मैरिको, इवन गोदरेज कंज्यूमर, HUL, ITC, नेस्ले,
ये सब स्लो मूविंग स्टॉक है, इनमें कोई बहुत बड़ा फायरवर्क नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलते रहेंगे, टूटेंगे भी कम लेकिन चलेंगे भी धीरे। 1 2 रही बात आपके पॉलीकैब और केईआई में, तो पॉलीकैब ज़्यादा बड़ा प्लेयर है केईआई कंपैरिजन में, लेकिन पॉलीकैब ज़्यादा चला हुआ शेयर भी है। पॉलीकैब ज़्यादा बड़ा शेयर है, पॉलीकैब ही ज़्यादा चला हुआ भी शेयर है केईआई कंपैरिजन में। बट स्टिल अगर पॉलीकैब आपको नीचे मिल जाए तो एक अच्छा विकल्प बन सकता है। इस समय के बाजार को देखते हुए या किसी भी समय के बाजार को देखते हुए आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई 100 रुपये का लिया हुआ शेयर, हमेशा आपकी धारणा ये रहती है कि आप 100 रुपये पे लोगे और 120 पे बेचोगे। ये भी ध्यान रखना कि वो 80 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है। सो आप अपना एपेटाइट ऐसे रखना कि 100 रुपये पे लिया हुआ शेयर 80 पे भी ले लूँ, 50 पे भी ले लूँ, 70 पे भी ले लूँ, अगर वो क्वालिटी है तो, या किसी बुरे रीज़न से नीचे नहीं आ रहा है तो। अगर वो क्वालिटी नहीं है तो किसी भी दाम पर लेना बेकार ही है उसको। सो लाइक वाइज आप कॉल लीजिएगा। और पॉलीकैब इट्स अ गुड कंपनी, बस थोड़ा महंगा साइड पर है, कैपेसिटीज़ भी अच्छी हैं इनकी और नंबर भी अच्छे हैं, प्रमोटर भी अच्छे हैं, तो विद टाइम आप अगर इसको नीचे ऐड कर पाए तो ज़्यादा बेटर है। केईआई केस में क्योंकि ये 60-64 रुपये पे शेयर होता था जब मैं पहले मैनेजमेंट से मिलता था इनको कई साल पहले, अब तो बहुत महंगा हो चुका है वहाँ से, लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी के बाद फिर भी इन दोनों में ज़्यादा बेटर साइड पर अगर आप रखना चाहेंगे तो एटलीस्ट मतलब वैल्यूएशन वाइज फिर भी सस्ता केईआई है, लेकिन साइज़ वाइज ज़्यादा बेटर पॉलीकैब है। ओके, IRCTC IPO अलॉटेड होल्डिंग टिल नाउ। मिश्रा साहब बहुत बढ़िया है, अगर आप होल्ड कर रहे हो आपकी कॉस्ट तो बहुत ऊपर आ चुका है, लेकिन जो क्रीम थी वो ऑलरेडी आप एक बार निकालते हुए देख चुके हो उसको, तो उसके बाद अब मतलब आप कैपिटल निकालना चाहते हो निकाल लो, फ्री के शेयर आपके पास है तो बने रहो। और केवीएट एक ही रहेगा कि सरकारी कंपनी ऊपर की तरफ OFS आता ही रहेगा, आज नहीं कल आ जाएगा, सो वो रहेगा ही, तो उसको आप भूल नहीं सकते जब तक एटलीस्ट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में, तो बाकी आप आगे देखेंगे। जेंसार टेक और बिरला सॉफ्ट कौन सा बेस्ट है अभी के हिसाब से? सर त्यागी सर, मेरी सीमित जानकारी कहती है कि जेंसार ज़्यादा बेटर है। जेंसार इसलिए बेटर है, मतलब बिरला सॉफ्ट भी ठीक कंपनी है, बट जेंसार इस समय इसलिए बेटर है क्योंकि 222 पर 31 जनवरी को और 232 से 35 के जोन्स में 1 फरवरी को प्रमोटर की तरफ से स्टेक लिया गया इस कंपनी में। वो मैंने ट्वीट किया, अपडेट्स भी पढ़ लेना चाहता हूँ, उसमें नंबर भी लिया हुआ है कितना है, एक्सचेंज पे है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, एक्सचेंज पे सारी जानकारी है। तो अगर प्रमोटर 222, 235, 230 की रेंज में खरीद सकता है तो एक कंफर्ट तो आ ही जाता है कि प्रमोटर वहाँ लेने के लिए तैयार है तो आप भी ले ही सकते हो, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। शेयर ऑलरेडी 40% करेक्ट हो चुका है हाई लेवल से, नीचे के लेवल से चला है करीब 15-20%, तो कुल मिला के 28-30% नीचे ऊपर से करेक्ट हो चुका है। उसके बावजूद प्रमोटर इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका मतलब इट्स अ कंफर्टेबल जोन, एक बेट तो लिया ही जा सकता है। तो अगर आईटी में आप कुछ देखना चाह रहे हो तो ये कंपनी फिर भी अभी के हिसाब से ठीक लग रही है, क्योंकि प्रमोटर बहुत एक्टिवली यहाँ पर पोजीशनिंग कर रहा है और बैक टू बैक बाइंग हुई है। सो आप भी पोजीशन देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जेंसार इन कंपैरिजन टू बिरला सॉफ्ट ज़्यादा बेटर है। मेकिंग लॉस 36% राज रतन ग्लोबल वायर, शुड आई एवरेज मोर एग्जिस्ट फ्रॉम राज रतन? दास साहब ये पुरानी हिस्ट्री आप पढ़िएगा ज़रा दास साहब इसकी, राज रतन ग्लोबल वायर की। ये जिस तरह की टर्न अराउंड स्टोरी के साथ ही शेयर चला था और एक तरफा तेज़ी दिखाई थी, शायद 150 रुपये शेयर 2500 या 3000 रुपये तक पहुँच गया था, उसके बाद अब जाके नीचे आया। दो धंधा इसका वैसे ही है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कैच वही है कि बहुत ग्लोरियस नंबर्स बोल के इसको आगे की स्टोरी बताई जाती है। सर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टोरी हो, बीट राजरतन और बीट ईकेआई एनर्जी, आप जिसकी बहुत अच्छी स्टोरी या बहुत हंकी डोरी पिक्चर या रोज़ी पिंक पिक्चर देख रहे हो, उनको आप अवॉइड ही करना, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा उनकी पिक्चर वैसी होगी नहीं, हो सकता है हो, लेकिन सब में हो अगर है ही तो नीचे मिल जाए कभी ना कभी, तब ले लीजिएगा। जो भी रोज़ी पिक्चर है कभी ना कभी तो नीचे मिलेगा ही ना, ऐसा तो है नहीं डीमार्ट 6000 रुपये पर रोज़ी पिक्चर था, 3000 में मिल रहा है, ले लीजिए, कौन मना कर रहा है। आज सबको पता है जेंसार भी था कुछ दिन पहले जो बड़ा टाइप किया था, वो भी आज नीचे मिल रहा है। तो ऐसे हर कंपनी जिसमें रोज़ी पिक्चर एक समय पर बताई जाती है, शुगर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, क्या इथेनॉल स्टोरी, क्या एल्कोहल स्टोरी, क्या ग्रीन एनर्जी, क्या शुगर के एक्सपोर्ट्स रियलाइजेशन, सब बताया गया था और ये सब हमको पता है, हम नहीं सुना है। सो अगर आप इस तरह की रोज़ी पिक्चर या रोज़ी स्टोरी सुन रहे थे तो अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50% नीचे मिल रहे हैं वही सब चीज़ें, तो थोड़ा कोशिश करिएगा ऐसी कंपनियां जहां पर थोड़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरीज सुनाई पड़े उनको आप हल्का कर लीजिए या उनमें से थोड़ा हल्का कर लीजिए, नीचे ले लीजिएगा, उन्हीं को ही कहाँ भागी जा रही है वो। ओके, हनीवेल ऑटोमेशन, अर्पण सर वैसे तो कंपनी इज़ गुड, इज़ वेरी गुड, बट ये टाटा हनीवेल होती थी एक ज़माने में,
लेकिन हनीवेल ऑटोमेशन भी जब से काम कर रही है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। 2-3 फ्लॉ, एक तो महंगा, डिविडेंड पहले तो नहीं देती थी, पता नहीं दे रही है कि नहीं, और दूसरा वॉल्यूम बहुत स्लो और लो रहता है, मतलब चलता भी धीरे धीरे और वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, तो फंसने के चांसेस रहते हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रेड आप रख सकते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कंपनी अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड के तौर पे ही इसे आप देखिएगा। ये इंगरसोल रैंड, ये टाइप की कंपनी, लिंडे इंडिया, इन सब में ना वॉल्यूम इतना ड्राई मिलेगा कि आप बेचने में मुसीबत आएगी, लेकिन इक्विटी नहीं बाजार में कोई कर ही क्या सकता है, एकदम से टूटेंगे तो है नहीं, क्योंकि शॉर्ट तो कर नहीं सकता आप इन्हें, और नई इक्विटी कोई छोड़ेगा नहीं इनमें। सो आराम से इन्हें लेके बैठे रहिए, इक्विटी छूटेगी नहीं, मिलता रहेगा। बट अगर वो नहीं चला तो पेशेंस टूटता है, तो पेशेंस टूटता है तो उसके लिए डिविडेंड आता है। अब डिविडेंड नहीं मिल रहा तो कंसर्न हो जाता है। सो लाइक वाइज आपको जो सही सूट करे आपकी रणनीति के हिसाब से आप उसमें देख सकते हैं। 2 कंपनी ठीक है, मल्टीनेशनल जाइंट है। हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन मार्केट? सर कंपाउंडिंग वर्क्स इन मार्केट का एक बेस्ट एग्जांपल मदरसन सुमी है, या बेस्ट एग्जांपल विप्रो है, जिन्होंने बोनस स्प्लिट दे दे के वेल्थ क्रिएट की है। एक 100 रुपये का शेयर था जो 2 रुपये की ईपीएस कमाता है, यानी कि 100 रुपये का शेयर है, से फॉर एग्जांपल 50 रुपये प्रॉफिट कमाता है, 2 शेयर होल्डर है, तो 50 रुपये प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे 100 रुपये का शेयर होल्डर, 100 रुपये का मुनाफा आता है उस पर, और 2 शेयर होल्डर, तो 50 रुपये पर शेयर की ईपीएस बैठती है। शेयर का दाम आता है आपका जी 200 रुपये, तो करीब 4 के मल्टीपल पर शेयर काम काज कर रहा है। उस शेयर ने एकदम से एडजस्टमेंट किया और अपने मल्टीपल को और बड़ा कर दिया, स्प्लिट और हो गया, तो उसमें नंबर ऑफ शेयर और बढ़ गया। ऐसे 2 शेयर होल्डर से बढ़ के 4 शेयर होल्डर हो गए, तो ईपीएस घट के 25 रुपये हो गई है। शेयर का मल्टीपल अपने आप ही बढ़ के 25 का करीब 8 गुना अब ऊपर वो पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है तो जल्दी जल्दी में। लेकिन अगर वही शेयर की प्रॉफिटेबिलिटी वापस बढ़कर 50 रुपये हो गई या 75 रुपये हो गई, तो वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए भी वो एडजस्ट कर गई, और फिर वो शेयर धीरे धीरे आगे बढ़ के उस दाम पर पहुंच जाएगा, और फिर वहां जाके स्प्लिट बोनस देगा, जो विप्रो और मदरसन करते आए हैं। ये स्प्लिट बोनस देते थे और उसका प्रॉफिटेबिलिटी वहीं पहुंचा लेते थे जहां पर से स्प्लिट बोनस आया होता है, और फिर वो धीरे धीरे स्प्लिट बोनस, फिर धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, फिर धीरे धीरे स्प्लिट बोनस। बट सरकारी कंपनियों में स्प्लिट बोनस आ जाता है, लेकिन उसके कई समय तक वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत टाइम तक एक्स्ट्रा लिक्विडिटी झेलनी पड़ती है, जो एक्स्ट्रा मार्केट का फ्लोट बढ़ जाता है। ऐसे करके कंपाउंडिंग वर्क करता है। 100 रुपये की चीज़ में 10% जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा, 110 की चीज़ में 10% जोड़ोगे तो 121 हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि मेरा 120 है, 120 नहीं हुआ वो, और 121 हो गया। इसलिए कहते हैं 10% जब कोई चीज़ चलती है 100 से तो 110 होता है, लेकिन जब वही चीज़ 10% टूटती है तो 100 नहीं होती है, वो 99 होती है। तो फॉल हमेशा इंटेंस होता है, राइज हमेशा स्लो होता है। राइज इतना अच्छा नहीं होता, फॉल ज़्यादा होता है। इसलिए मिड कैप में लोग पूछते हैं कि जो शेयर चले नहीं वो और तेज़ कैसे गिर गए। वो गिरे नहीं, हल्के चल के और तेज़ नीचे आ गए। तो आपका राइज थोड़ा सा होगा, फॉल और तेज़ होगा। तो इसीलिए कंपाउंडिंग दोनों ही केसेस में बहुत सीवियर होती है, बढ़ते में भी और घटते में भी। लॉन्ग टर्म व्यू ऑन बीईएल एंड इन्फी। बीईएल से थोड़ा ज़्यादा चला हुआ है, इन्फी भी अब तो वैसे चल चुका है, लेकिन दोनों मीडियम टर्म के लिए बेटर है। इन्फोसिस तो आप इनफैक्ट होल्ड कर सकते हैं, इन्फोसिस में कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है। लेकिन मतलब अगर आईटी जाइंट आप तलाश रहे हो तो इन्फोसिस इज़ द बेस्ट, इज़ अमंग द बेस्ट। और रही बात बीईएल की, डिफेंस की स्टोरी अच्छी है, बट सरकारी केविएट है तो एक बार को थोड़ा रिस्क लगता है। मतलब कोई भी डिफेंस की कंपनियों में बुराई नहीं है, स्टोरी में बुराई नहीं है। डिफेंस इंडिया का 3rd लार्जेस्ट अब डिफेंस एक्सपेंडिचर वर्ल्ड वाइड इंडिया में होता है। बट कंसर्न बस एक ही है कि ये सरकारी है, तो ऊपर के लेवल पे कहीं अगर इक्विटी ऑफलोड होने लग गई, डाइल्यूशन होने लग गया, तो वो कंसर्न एक बार कोट सकता है। बाकी ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। जी आगे बढ़ते हैं। और आई हैव कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो विद 5 स्टॉक्स ओनली, 5 लाख ईच। आई हैव कंसंट्रेटेड विद 5 स्टॉक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, बजाज फाइनेंस, डीमार्ट, टाइटन। सर आपके 2 बैंक एंड फाइनेंशियल हैं, 2 रिटेल है और 1 आईटी है, तो इन टोटल आपने 3 ही सेक्टर में पैसा डाला है 5 स्टॉक में। थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं। और कभी भी इतना भी कम डाइवर्सिफाई मत करिए, क्योंकि आपने एक लेवल पे बाय कर लिया, वो लेवल ऊपर चला गया, फिर आपको कंसर्न आया कि मैं इस पर एवरेज नहीं कर सकता, वो तो मेरा भाव खराब कर देगा। अब नीचे आया तो मैं क्या करूँ, नीचे आ नहीं रहा कभी, तो आप फिर दूसरी कोई ऐसी स्टॉक ढूंढ लो जो उस क्वालिटी, उस पेडिग्री का स्टॉक हो, लेकिन सस्ते दाम पे मिल रहा हो। मिसाल के तौर पे अगर अभी कुछ दिन पहले जब टीसीएस 2900 रुपये था, तब रिलायंस 3000 था, अब या 2700 था, अब रिलायंस 2300 है और टीसीएस वापस 3500 आ गया है। सो हमेशा एक साथ सारे शेयर नहीं चलते हैं, कुछ नीचे ही मिलते हैं। तो जो नीचे मिले उन्हें ऐड करो, जो ऊपर जाए उन्हें हल्का करो, फिर नीचे आए ऐड करो, फिर ऊपर जाए हल्का करो। थोड़ी थोड़ी छटाई करते रहिए, कैपिटल निकालते रहिए। ज़्यादा बेटर तरीका तो यही है विद टाइम। और जिनको आपको लगता है कि कोर पोर्टफोलियो का जो मेरे हिस्सा हैं उनको मुझे नहीं छेड़ना है, जो अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है,
उनका डिविडेंड खाइए आराम से और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नज़र रखिए। सर देखिए, दुनिया मतलब बाजार में ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसको आप हमेशा के लिए लेकर भूल ही जाएं कि इनको मैं देखूंगा ही नहीं कभी, ऐसा कभी नहीं होता। आपको लेना है 20 साल के लिए, लेकिन देखना हर 3 महीने या 6 महीने के नतीजों के बाद ही है। क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट कंपनी की सिचुएशन खराब होते होते होती है। एक दिन में कुछ नहीं होता, पता एक दिन में चलता है। कोई भी चीज़ लाइफ में कभी एक दिन में ख़राब नहीं होती, विद टाइम ख़राब होती है, लेकिन पता एकदम से चलता है। तो एकदम से पता चले इससे पहले आप थोड़ा थोड़ा उसके बारे में आँख लेते रहिए, इवेलुएट करते रहिए। अगर इवेल्युएशन ख़राब होना शुरू हो गया है तो ब्रूटली कॉल लीजिए और निकल जाइए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ को कभी बदला जा सकता है, और जब बदला जाएगा तब थोड़ा टफ होगा कॉल लेना, लेकिन कॉल लेना ज़रूरी भी होता है कभी कभी। तो ठीक है, अच्छी कंपनियाँ बेची जाती हैं, लेकिन अच्छी कंपनियों को बेचने के लिए समय लगता है। तो थोड़ा थोड़ा आप देखते रहिए, अगर इवैल्यूएशन में बदलाव लग रहा है कि ज़रूरत आ गई तो बदल लीजिए, क्या दिक्कत है। विच इज़ गुड, जमुना ऑटो और IB हाउसिंग, मन्नापुरम फाइनेंस। सर IB हाउसिंग तो रिक्वेस्ट है, अवॉइड कर सकते हैं आप, इसलिए नहीं कि कंपनी में कोई खराबी हो। कंपनी खराबी मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन कंपनी में कुछ ना कुछ इशू ज़रूर है। ये 320 रुपये से जो शेयर टूटा, इसने बहुत लोगों को मारा है। इंडिया बुल्स ग्रुप नहीं रहा दर, चाहे रियल स्टेट हो चाहे हाउसिंग हो, इसलिए इसको तो आप अवॉइड कर दिए इन दोनों में से। अब बचती आपकी जमुना ऑटो और मन्नापुरम। मन्नापुरम से बेटर आप मुथूट एक बार को देख लीजिए, उसका रिस्क रिवॉर्ड बेटर है एटलीस्ट इस ग्रुप में। और जमुना ऑटो से कंपैरिजन में मिंडा ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो अभी तो आजकल न्यूज़ फ्लो में तो आज तो छूट जाइए, 1-2 दिन के लिए रुक जाइए, थोड़ा समय दे दीजिए, फिर ऑटो एंसिलरी में अच्छे नाम मिल जाएंगे आपको। ऑटो एंसिलरी में बहुत अच्छे अच्छे नाम कभी कभी बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन ऑटो एंसिलरी इज़ फॉर मोमेंटम, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरी। लॉन्ग टर्म के लिए बॉश जैसी कंपनियां ही आपको बेटर दिखाई पड़ेंगी। वैल्यू वाइज महंगी दिखेंगी, वैल्यूएशन वाइज सस्ती दिखेंगी। ओके, HDFC AMC एंड लेटेंट व्यू में HDFC AMC तो सर मतलब सिंह साहब दोनों ही कंपनियां ऐसी चुनी है आपने जिनके बिजनेस ही यूनिक है। AMC के केस में तो फिर भी अंडर परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ी रही है विद टाइम, इसलिए भी चल नहीं रहा, बट एक थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है। लेकिन ग्रुप कंपनी इज़ गुड, क्योंकि वो प्रॉब्लम AMC बिजनेस को लेके ही आ रही, चाहे ये हो, निपॉन हो, जो रिसेंटली लिस्ट हुआ आदित्य बिरला, इन सब में ही प्रॉब्लम आ रहा है। सो ये ग्रुप का इशू या सेक्टर का इशू चल रहा है, थोड़ा सा सॉर्ट आउट होगा तो मूव कर जाएगा। लेकिन लेटेंट के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, ये नंबर शायद इनके इस बारी के ठीक नहीं थे, तो अकॉर्डिंगली मुझे कॉल लेना होगा। लेकिन HDFC AMC पर आप एक बार को देख सकते हो। USL, घुशाल साहब मैं व्यू दे देता, लेकिन सबको लगता है मेरा फेवरेट शेयर है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। इतना ज़रूर कहूँगा कि आज एक रिपोर्ट आई थी जेफरीज की, 650 रुपये के टारगेट थे। सेल साइड की रिपोर्ट थी। उनका लगता है कि जो पिकार्ड का जो राइजिंग मार्केट शेयर है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए कंसर्न है, जो उन्होंने मेंशन किया है। मेरा इंडिविजुअल थॉट अलग है स्टॉक को लेकर, लेकिन मतलब मैं फिर भी उसको टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इस क्वार्टर के नंबर वीक थे, बट एक कंफर्टेबल सिचुएशन में है, यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड शायद ना दिखाई पड़े आपको। तो इसीलिए बाकी मैं इस पर कोई रिकमेंडेशन या कोई भी बात नहीं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फेवरेट शेयर है। जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी वो मेरा फेवरेट है, चाहे वो कोई भी हो, वो चाहे दवा हो या दारू हो। DV स्लैब भी इसलिए मैं नहीं बोल रहा कि सबको लग रहा है कि वही मेरा फेवरेट है, ऐसा कोई शेयर मेरा फेवरेट नहीं है सर, कोई भी नहीं, नील। ओके, हैप्पीएस्ट माइंड महंगा है, क्योंकि आज ही मैं मिकेश सर देख रहा था, इसकी वैल्यूएशन 54-55 के आसपास है, जो IT के सबसे महंगे स्टॉक्स में से एक है। सो थोड़ा और राइट साइज होने की ज़रूरत है। राइट साइज शेयर टूट के नहीं भी होगा, अर्निंग बढ़ के हो जाएगा। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि 100 रुपये का शेयर है, 20 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, यानी कि उसका मुनाफा कहीं अगर 20 करोड़ है तो 10 करोड़ है मान लीजिए, तो 20 टाइम्स ऊपर कामकाज कर रहा है, तो विद टाइम उसका मुनाफा 20 करोड़ हो जाएगा और शेयर वहीं खड़ा रहेगा, तो अपने आप ही उसका PE एडजस्ट होकर 10 पे आ जाएगा। सो मुनाफा बढ़ते बढ़ते अपने आप PE को एडजस्ट कर देता है, शेयर ना भी टूटे तो भी। तो हैप्पीएस्ट माइंड के केस में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि विद टाइम ही 100 से गिरते गिरते अपने आप ही मल्टीपल 50-53 तो आ ही गया है, तो विद टाइम ये और एडजस्ट कर जाएगा। तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन इन जोन्स के आसपास थोड़ा थोड़ा या थोड़ा हल्का हो जाए तो और थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, कोई खराबी नहीं है। कंपनी ग्रुप अच्छा है, बस एक ही कंसर्न है कि जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है, जिसको मतलब बड़ा रिस्पेक्टेबल नेम है जो हैप्पीएस्ट माइंड के, उनका सक्सेशन प्लान आगे क्या बनता है वो क्रूशियल रहेगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे अब अगले हफ्ते शायद मुलाकात ना हो पाए, मैं छुट्टी पर हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। और बाकी आप किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।